गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल आप पढ़ रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें आपने अल्फा बीटा गामा निकालना सीखा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी सीखा और आया भी होगा, और जो चीज़ नहीं आई हो वो आप उससे पूछिएगा। क्लियर? आज हम पढ़ते हैं क्या लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में क्या है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं तो उनमें पदार्थ किस प्रकार से संयोग करता है, वो किस किस नियम पर आधारित है, वो हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम की। क्लियर? तो यहाँ पर रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम होते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है भाई? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गैलू-सैक का नियम। तो ये 5 नियम है जो हमें पढ़ने हैं रासायनिक संयोग के नियम में। ये आपने इनकी छोटी छोटी सी समरी 9th क्लास में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर हम बड़े रूप में यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ ये 5 नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गैलू-सैक का नियम। हम बात करते हैं यहाँ पर पहले नियम की, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नाम है इसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है वो देखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ये नियम ये कहता है कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान नियत रहता है। क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान नियत रहता है। मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है? क्या कहता है? ये कहता है कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान नियत रहता है। क्या रहता है भाई? कुल द्रव्यमान नियत रहता है। क्लियर? मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये एक अभिक्रिया है, क्रिया कारक से उत्पाद। अब इस अभिक्रिया पर आप कैसे लगाओगे इस नियम को? तो ये नियम क्या कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है। मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। और उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रिया कारकों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब है क्रिया कारकों के द्रव्यमानों का योग बराबर उत्पादों के द्रव्यमानों का योग। मतलब जितना क्रिया कारक होगा उतने ही ग्राम उत्पाद बनेगा।
तो जितना क्रिया कारक लोगे उतना ही ग्राम उत्पाद बनेगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? ये कहता है आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब जितना क्रिया कारक लोगे उतना ही उत्पाद बनेगा, जितना माल होगा उतना ही माल बनेगा। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहता है कि क्रिया कारकों के द्रव्यमानों का योग बराबर उत्पादों के द्रव्यमानों का योग। अब मान लो कोई अभिक्रिया दे दिया, सपोज दैट आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, और वो एग्जाम्पल क्या दे दिया आपको, मान लो ये दे दिया H2SO4 और प्लस NaCl बराबर NaHSO4 प्लस HCl। तो यहाँ क्रिया कारक कौन कौन है? एक H2SO4 है, एक NaCl है, और उत्पाद कौन कौन है? NaHSO4 और एक HCl है। तो यहाँ नियम क्या बनेगा? यहाँ नियम बनेगा H2SO4 का भार प्लस NaCl का भार बराबर, यहाँ पे क्या आएगा? NaHSO4 का भार प्लस HCl का भार, ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो ये है आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लगेगा? H2SO4 का भार प्लस NaCl का भार बराबर NaHSO4 का भार प्लस HCl का भार। कोई दिक्कत? ये नियम लगेगा, मतलब क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। अब आप देखिएगा क्या होता है, ये नियम तो तब है जब क्रिया कारक पूर्णतः क्रिया करके उत्पाद बना रहा हो, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक होता है, क्या कहा मैंने? कुछ अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक होता है वो पूर्णतः क्रिया नहीं करता, मतलब उसकी कुछ मात्रा जो है वो शेष रह जाती है, और जब कुछ मात्रा शेष रह जाती है तो उस स्थिति में हम कैसे इस नियम को लगाएंगे वो देखिएगा। तो जब क्रिया कारक की कुछ मात्रा शेष रह जाती है तो हमें इस नियम में बोलना है अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान। क्या बोलना है आपको? अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान। क्लियर? तो मान लिया अपन ने यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब या यदि क्रिया कारक की कुछ मात्रा अनभिकृत रहे तब, अनभिकृत रहे तब का मतलब क्या है कि क्रिया कारक की कुछ मात्रा क्रिया ही नहीं कर रही, तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर ये जो नियम लगेगा वो क्या लगेगा? अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान। क्लियर? अब यहां पर जब ये अभिक्रिया हो रही है, क्या अभिक्रिया है भाई? क्रिया कारक से उत्पाद, ये अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया से पहले तो केवल क्रिया कारक ही क्रिया कारक है, तो यहाँ क्या आएगा? क्रिया कारकों का द्रव्यमान। क्लियर? क्या आएगा? क्रिया कारकों का द्रव्यमान। अब जब अभिक्रिया हो जाती है तो अभिक्रिया में क्या है? उत्पाद बनेगा, तो उत्पादों का द्रव्यमान, और जो क्रिया कारक ने क्रिया नहीं करी वो द्रव्यमान आएगा ना यहाँ पर, तो प्लस अनभिकृत क्रिया कारकों का द्रव्यमान। क्लियर? ये नियम इस तरह से लगेगा, किस केस में? जब क्रिया कारक की कुछ मात्रा क्रिया ना करे, अनभिकृत रह जाए, तो उस केस में हम करेंगे अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान। क्लियर? और क्रिया कारकों के, अभिक्रिया से पहले क्या केवल क्रिया कारक है, तो यहाँ क्या जाएगा? क्रिया कारकों के द्रव्यमानों का योग बराबर अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बन गया, और जो क्रिया कारक ने क्रिया नहीं करी वो बच गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, उत्पादों का द्रव्यमानों का योग प्लस अनभिकृत क्रिया कारकों का द्रव्यमान। क्लियर?
ये केस कभी कभी आएगा, आपके जर्नल में नहीं आता, ठीक है ना भाई। अब हम बात करें यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो क्वेश्चन देखिएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा कैसे आएगा क्वेश्चन। अपन से कह दे कि सर 9.8 ग्राम H2SO4 NaCl से क्रिया कर, क्या कर, NaCl से क्रिया कर 12 ग्राम NaHSO4 व 2.75 ग्राम HCl बनाता है, तो अभिक्रिया में NaCl का प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात करो। ये दे दिया मान लो, क्लियर। प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात करो, ये पूछा आपसे, तो कैसे आएगा। तो यहां पर देखिए कौन कौन क्रिया कर रहा है, H2SO4 क्रिया कर रहा है, क्लियर। किसके साथ कर रहा है, NaCl के साथ। तो ये NaCl के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है भाई यहाँ पर NaHSO4 और साथ में क्या बन रहा है आपके HCl, क्लियर। क्या बन रहा है यहाँ पर, साथ में बन रहा है आपके HCl। तो यहाँ जो H2SO4 का बाहर है कितना गिवन है, 9.8 ग्राम दे रखा है। NaCl का बाहर आपसे पूछा है, तो इसको X मान लिया। कितना बन रहा है NaHSO4, कितना बन रहा है, 12 ग्राम बन रहा है, और HCl जो है वो 2.75 ग्राम बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। क्रिया कारक में क्या है, H2SO4 है 9.8, फिर NaCl है X बराबर उत्पाद में कौन है 12 ग्राम, तो क्या बन रहा है NaHSO4 बन रहा है, और 2.75 ग्राम HCl बन रहा है। तो यहाँ पर आएगा 2.75 ग्राम HCl। अब हमें X का मान ही तो निकालना है, खत्म, लग गया नियम। क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो यहाँ जो X बराबर आएगा 14.75 हो गया, माइनस 9.8, कितना बचेगा 5, 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ हो गया 10, 4 बचेगा, तो X बराबर हो गया 4.95 ग्राम। कितना हो गया X बराबर 4.95 ग्राम। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई। ये तरीका है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। कोई भी क्वेश्चन दे दे, वो जितने भी हैं उनमें से एक को नहीं देगा, बाकी सबका गिवन होगा, तो एक को निकालने के लिए क्रिया कारक बराबर उत्पाद करना है, आपको कर सकते हैं, क्लियर है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान नियत रहता है, मतलब क्रिया कारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। एनी कंफ्यूजन। चलिए इस दूसरा नियम जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या नाम है, स्थिर अनुपात का नियम। जो क्या कहता है, ये नियम कहता है कि सर किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया गया हो। क्या बोला मैंने, किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात, क्या कहा मैंने, किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात स्थिर होता है, नियत होता है, चाहे उसे हमने किसी भी विधि से बनाया गया हो, तो कहलाता है आपके स्थिर अनुपात का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, हम कहते हैं कि भाई किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का
अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया गया हो। क्लियर? तो क्या कहता है स्थिर अनुपात का नियम कि किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे उसे हमने किसी भी विधि से बनाए। क्लियर? जैसे अपन एग्जाम्पल लें कि जैसे सर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात फिक्स रहेगा, उसे चाहे किसी विधि से बनाए। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भार कितना है, कार्बन का भार 12 हो गया भाई, परमाणु क्रमांक भार 12 है तो 12 हो गया। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ जो ये भार लिखना है ना, उनके परमाणु भारों के अनुसार ही लिखना है। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये हो गया 32। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना आएगा, 12:32 आएगा, मतलब 3:8 आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात फिक्स है 3:8। ये चेंज नहीं हो रहा। क्या कहा मैंने? ये चेंज नहीं हो रहा, ये यही रहेगा। अब चाहे इसे किसी भी विधि से बनाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को CH4 के दहन के द्वारा बनाया, तो CH4 का दहन क्या आएगा, 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर भी जो कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात होगा वो 3:8 ही आएगा, ये अनुपात चेंज नहीं होगा। क्लियर? आपने चाहे इसको CaCO3 के तापीय विघटन से बनाया हो, CaO प्लस CO2, तो यहाँ जो ये CO2 बनेगा, इस CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात जो आएगा वो 3:8 होगा। क्या होगा भाई? वो 3:8 होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? ये है स्थिर अनुपात का नियम, जो क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए तो इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर? अब यौगिक कोई सा भी अगर वो शुद्ध है, शुद्ध का मतलब पूर्णतः शुद्ध है, तब तो यही अनुपात आएगा। अब यदि उसकी शुद्धता को परिवर्तित कर दोगे तो यहाँ पर अनुपात चेंज होगा। शुद्धता परिवर्तित कैसे होगी? समस्थानिकों का उपयोग करके। क्लियर? अब जैसे आपने जल ले लिया, जल में हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन का जो भार है वो 2 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का भार, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो एक ही है यहाँ पर 16। तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 2:16 बराबर 1:8। क्लियर? कितना आएगा? 1:8 आएगा। अब चाहे शुद्ध जल को कैसे बनाओ। अब ये नियम कहाँ नहीं लगता, ये नियम नहीं लगता समस्थानिकों के केस में नहीं लगता। किस में नहीं लगता? समस्थानिक केस में। यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो फिक्स है, अगर शुद्ध है तो समस्थानिक नहीं है तो। क्लियर? लेकिन यदि मैंने यहाँ पर समस्थानिकों का उपयोग कर लिया, मतलब अपन मान लें कि एक तो यहाँ पर CO2 है सामान्य वाली, और एक यहाँ पर समस्थानिक वाली CO2 है जिसका परमाणु भार 14 है। क्लियर? और जो सामान्य आएगी उसमें कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। क्लियर? ये दोनों CO2 ले ली। अब देखिए क्या इन दोनों CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात फिक्स है, तो यहाँ स्थिर नहीं आएगा, चेंज आएगा। जैसे इसमें देखो कार्बन का भार कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का भार कितना है, एक का 16, 2 का 32 है, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा, 12:32 बराबर 3:8। कितना आएगा भाई? 3:8 आएगा। तो यहाँ देखें अपन, यहाँ पर कार्बन का जो भार है वो 14 है और ऑक्सीजन का भार तो वही 32 है। क्लियर? तो यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात आएगा वो 14:32 आएगा। कितना आएगा वो? 14:32 आएगा।
कर सकते हैं अपन। और जब यहाँ पर ये 14:32 आएगा, मतलब 7:16 आएगा, तो देखना क्या ये दोनों अनुपात समान है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये नियम, स्थिर अनुपात का नियम वहां नहीं लगता जहां पर समस्थानिकों का प्रयोग होता है। किसका उपयोग होता है? समस्थानिक का। जैसे यहाँ पर C12 और C14 दो चीज यूज हो रही हैं, तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? अब स्थिर अनुपात के नियम को दोबारा से फिर हम कैसे करते हैं? तो ये नियम जैसे समस्थानिक आए फेल हो गया, तो समस्थानिकों के केस में हम इस नियम को क्या कहते हैं? ये नियम कहता है कि भाई किसी भी यौगिक में, क्या कहा मैंने? किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, क्या कहा मैंने? किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्लियर? परमाणुओं की संख्या। तो यहां देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, किसी बात कर रहे हैं अपन? परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं। तो कार्बन कितना है यहाँ? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। कितना अनुपात आया? 1:2। और यहाँ पर कितना आएगा? कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 1:2। आया कि नहीं आया? ये है परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर जब समस्थानिक प्रयुक्त होंगे तो ये नियम क्या कहेगा कि किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात स्थिर रहता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो आप बोलिए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ऐसा आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज वाला, क्योंकि आप जानते हो ये शुद्ध है, इनमें भार फिक्स है कार्बन ऑक्सीजन के, तो इनमें भारों का प्रतिशत भी तो फिक्स होगा भाई। भारों का प्रतिशत भी तो क्या होगा? फिक्स होगा। और फिक्स होगा तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा? तो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से आएगा। तो किसी भी यौगिक में जो भार प्रतिशत होता है, तत्वों का भार प्रतिशत होता है, वो प्रतिशत फिक्स होता है। यही तो कहता है स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर? जब भार फिक्स है तो भार प्रतिशत भी फिक्स होगा। क्लियर है ना भाई? या क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई CaCO3 में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन व 48% ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है भाई? ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इसके 500 kg शुद्ध नमूने में कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन का भार ज्ञात करो। क्लियर? तो यहां पर ये दे दिया कि CaCO3 में इतना % कैल्शियम है, इतना % कार्बन और इतना % ऑक्सीजन है। तो देखो ये फिक्स रहेगा परसेंटेज, कभी चेंज नहीं होगा यदि वो शुद्ध CaCO3 है तो। क्लियर? अब यहाँ पर फिक्स है कि भाई जब भी CaCO3 आएगा उतने ही % है। अब चाहे वो वाली CaCO3 1 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, 1000 क्विंटल हो, चाहे 500 किलोग्राम हो, परसेंटेज यही रहेगा। तो हमें जब कह दिया कि भाई 500 किलोग्राम शुद्ध नमूने में Ca, कार्बन और ऑक्सीजन का भार कितना होगा ज्ञात करो, तो प्रतिशत तो फिक्स है ना भाई, तो निकाल लो। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कैल्शियम का भार। कैल्शियम का भार कितना है भाई? इस CaCO3 का 40% है, तो CaCO3 का भार कितना है? 500 गुना 40%, तो 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौको 20, 200 kg हो गया। मतलब इसके 500 kg में कैल्शियम 200 kg उपस्थित है। फिर यहाँ पे अपन को पूछ ले कार्बन का भार कितना होगा। तो कार्बन का भार कितना है भाई? कैल्शियम CaCO3 में कार्बन कितना है? 12% है। तो CaCO3 का भार कितना है? 500 ग्राम है। कितना भार है? 500 किलोग्राम। ओके। और जब यहाँ पर 500 किलोग्राम है तो 500 किलोग्राम का कितना % निकालना है? 12%। तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60 kg आ गया। मतलब 60 किलो जो होगा वो कार्बन होगा।
ऐसे अपन को ऑक्सीजन का भार पूछे, ऑक्सीजन का भार पूछे तो CaCO3 का कितना परसेंट ऑक्सीजन, 48%। तो CaCO3 का भार कितना है, 500 किलोग्राम, तो इसका 48% निकाल लो ना भाई। और 48% निकालेंगे 500 का, तो 48/100, 2 जीरो, 5 × 40 ऊपर हासिल 4 और 5 चौको 20 और 4 24, 240 kg। कितना आ गया भाई, 240 kg। ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का भार आ गया। अब वो कह दे, वाली कुछ भी कह दे, तो यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर दे, वो कह दे भाई 2 ग्राम CaCO3 है, तो बताओ 2 ग्राम शुद्ध नमूने में कितना होगा। तो यहाँ 2 2 2 आ जाएगा, 2 का 40% निकालना है, 2 का 12% निकालना है, 2 का 48% निकालना है। आया कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं अपन। चलिए अब ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए कि सर जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार प्रतिशत है वो कितना होता है, वो देखो, है ना। तो अपन से यहाँ क्वेश्चन दे दे, जल में 11.11% हाइड्रोजन व 88.89% ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है भाई, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो 2000 kg जल में उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा। ओके, ये पूछा है आपसे। तो यहां पर देखो, जल में फिक्स हो गया कितना % हाइड्रोजन होता है और इतना % ऑक्सीजन होता है। अब चाहे कितना भी ग्राम हो जल, क्लियर, 1 ग्राम हो, 2000 ग्राम हो, 2000 किलोग्राम हो, 2000 कुंटल हो, इतना % रहेगा। तो ये परसेंटेज निकाल लो ना उसका भाई, इस भार का परसेंटेज निकाल लो। जैसे आपसे पूछा कि हाइड्रोजन का भार कितना होगा, तो हाइड्रोजन का भार आएगा, जल का भार 2000 किलोग्राम और जल का कितना % है हाइड्रोजन, 11.11%। कितना % है, 11.11%। तो यहाँ पे निकाल दिया 11.11%, तो क्या होगा, बट्टे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, बराबर कितना आ गया, 0 2 2 2 और 2 हो गया ना भाई। तो ये हो गया आपके 222.20 kg। कितना हो गया भाई, 222.20 किलोग्राम होगा। अब ऑक्सीजन का भार कितना है भाई, ऑक्सीजन का भार कितना है, ये आ गया, ठीक है ना। इसको 89% है, तो यहाँ पे ले लिया आपने 20,000, कितना % है ऑक्सीजन, 88.89%। तो यहाँ पे आपने ले लिया 88.89/100, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसको गुना किया तो 0 9 2 18 का 8 हासिल 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 8 2 16 1 17 का 7 हासिल 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 17 आ गया। 2 के बाद लगाया तो 1777.80 किलोग्राम आएगा, क्लियर। एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। अब बोलिए पहले, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन आए कि नहीं आए। एक में तो क्या दे देगा, कोई यौगिक का सूत्र दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें भारों का अनुपात क्या होगा, और एक ऐसे प्रतिशत दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी यौगिक का प्रतिशत दे रखा है, भार प्रतिशत दे रखा है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, उस यौगिक के लिए फिक्स होता है। चाहे उसका नमूना 1 ग्राम लिया गया हो, चाहे 1 किलोग्राम लिया गया हो, या 1000 किलोग्राम लिया गया हो, चाहे 1000 कुंटल लिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी सैंपल ले लो, उसमें उन तत्वों के भार प्रतिशत कभी परिवर्तित नहीं होते। मतलब तत्वों के भारों का अनुपात चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कर सकते हैं आप, यौगिक के अंदर भिन्न भिन्न तत्वों के भार प्रतिशत दे देगा और भार प्रतिशत देके उस यौगिक का एक नमूने का भार दे देगा और पूछेगा इसमें ये कितना और ये कितना है, उसको निकालना है अपन को, क्लियर है। चलिए, थैंक